नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार अगले आधे घंटे बाजार के बंद होने के बाद के बड़े एक्शन के लिए, क्योंकि अब आपसे कोई भी खबर नहीं छूटेगी। जी हां, ईटी नाउ स्वदेश पर हम आपको बाजार के एक्शन समेत आम आदमी के हितों से जुड़ी हर बड़ी खबर अगले आधे घंटे में देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं 5 बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, 5 बजे की 5 वो बड़ी खबरें जो हमारे 5 रिपोर्टर लेकर आपके सामने आएंगे। अनुराग शाह बताएंगे पेटीएम पर बड़ी खबर और करेंगे रियलिटी चेक। इसके अलावा अनुराग शाह से जानेंगे कि आखिर मोटर प्रीमियम को लेकर उनके पास कौन सी बड़ी खबर है। आरबीआई बोर्ड के साथ वित्त मंत्री के संवाद की हर डिटेल प्रकाश प्रियदर्शी आपको देंगे। और स्पाइस जेट में छटनी की खबर है। पूरी खबर क्या है ये हम समीर दीक्षित से जानेंगे। होगी बात किसान आंदोलन की भी, देंगे आपको इसकी हर अपडेट। तो हमारे तमाम रिपोर्टर हैं तैयार। सबसे पहले बात करेंगे पेटीएम संकट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई सेंट्रल बोर्ड को आज संबोधित किया और उसके बाद आरबीआई ने अपनी बात रखी फिनटेक से लेकर पेटीएम तक का। और क्या कहा, चलिए जानते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, बताइए आखिर इस पूरे सेशन का आउटकम क्या रहा? देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब से कुछ देर पहले आरबीआई गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई इंपॉर्टेंट जानकारियां उन्होंने दी। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जो फैसला लिया गया है आरबीआई की तरफ से, कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि तमाम तरह की जानकारियाँ जुटाई गई, पूरा वक्त लिया गया, उसके बाद आरबीआई ने यह फैसला लिया है। साथ ही साथ जब ये जानकारी मिली कि जो रेगुलेटरी फेलियर का इशू है, कंप्लायंस से संबंधित इश्यूज हैं, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। लिहाजा इस बात की इस वक्त कोई संभावना नहीं है कि इस फैसले की समीक्षा की जाए। आरबीआई गवर्नर ने इसको बिल्कुल स्पष्ट किया कि उनके सामने कोई प्रस्ताव नहीं है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसमें कुछ ढिलाई दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कोई प्रस्ताव उनके सामने नहीं है और जो फैसला आरबीआई ने लिया है रिस्ट्रिक्शन से संबंधित 29 फरवरी के बाद, उस पर कायम रहा जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी उन्होंने दी, वो दरअसल एफएक्यू से संबंधित है। उन्होंने कहा कि कई तरह के ऐसे मसले हैं, कई तरह की ऐसी बातें हैं जो कि कस्टमर के मन में है, लिहाजा उसको कैसे एड्रेस किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई एक एफएक्यू जारी करने जा रहा है इस हफ्ते के आखिर तक, जिसमें कई ऐसे मसले हैं जिस पर फोकस किया जाएगा। मसलन पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है, क्या उसका असर पेटीएम वॉलेट पे भी होगा, कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं, किन किन तरह के सर्विसेज पे इसका असर हो सकता है, किसको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत है और किसको नहीं करने की ज़रूरत है। तमाम तरह के इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मार्केट प्लेसेस में लोगों ने पेटीएम वॉलेट के थ्रू पेमेंट लेना बंद कर दिया है, उससे संबंधित भी जानकारियाँ एफएक्यू में दी जाएगी। तो ये तमाम तरह के मसले हैं जिससे संबंधित एफएक्यू आरबीआई इस हफ्ते के आखिर तक जारी करने जा रहा है, ताकि कस्टमर्स के मन में जो दुविधा है उसको दूर की जाए। लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने क्लियरली स्पष्ट किया कि आरबीआई इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है ताकि पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस का फैसला लिया गया है उसकी समीक्षा की जाए। तो बिल्कुल, तो पेटीएम पर किसी तरह की अभी समीक्षा की गुंजाइश नहीं है और पूरे सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है, यह कहना है आरबीआई का। और पेटीएम पर आरबीआई की सख्ती के बाद व्यापारियों यानी कारोबारियों पर इसका कितना असर पड़ा है और क्या है ग्राउंड रियलिटी, आखिर कितने तो वो उसके ऊपर आता है। तो उसके बाद में हम लोग उसके पहले ही बंद करते, धीरे धीरे बंद करते जाए। धीरे धीरे तो कोई इम्पैक्ट देखते हैं आप? नहीं, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भारत बैंक का मेरे पास है, एचडीएफसी का है स्कैनर, वो यूज करेंगे। इसका एक्चुअली अभी 29 का हमको मालूम पड़ा है कि बंद हो रहा है। उसके बाद हम दूसरे बैंक से लेंगे, मतलब मशीन। अभी अपना एचडीएफसी बैंक वगैरह है, आईसीआईसीआई बैंक है और ये एक्सिस बैंक वगैरह है, उनके बंदे अभी आ रहे हैं। तो अभी हमने लिया नहीं है, पर सोच रहे लेने के लिए। अभी वो न्यूज में आ रहा है ना बंद होने वाला है सब, तो इसलिए दूसरा यूज कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे हो, एचडीएफसी मांगते कोई पेटीएम, लेकिन अभी नहीं है, बंद कर दिया। पेटीएम बैंक का अकाउंट तो है, मगर और भी कंपनियां आ रही है अभी पूछने के लिए। मतलब वो लोग ऑफर तो ऐसा दे रहे हैं कि 1100 रुपया वन टाइम भरना है। हाँ। और बाकी जो एमडीआर वगैरह है उसका वही रेंज है, पेटीएम का ही रेंज है। तो अपन ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब क्योंकि बंद तो ये हो रहा है, पक्का ही है, 29 तारीख से बंद हो रहा है, ये पक्का है। पेटीएम से जुड़े हुए जो डेवलपमेंट की जानकारी मर्चेंट्स को है, पिछले कुछ दिनों में दूसरी बैंकों के द्वारा भी जो मर्चेंट्स हैं, कारोबारी हैं, उनको अप्रोच किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक का जिस मर्चेंट के पास अकाउंट है वो धीरे धीरे उसमें
पैसा एक्सेप्ट करना बंद कर रहे हैं 29 फरवरी से पहले। इसके अलावा कुछ जगह हमने ये भी देखा कि जहां क्यूआर कोड इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो जो क्यूआर कोड यूपीआई से लिंक किसी और बैंक से है, वहां भी मर्चेंट्स को लग रहा है कि पेटीएम का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो ये एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग जो मर्चेंट्स के अंदर बनी हुई है। अनुराग शाह, ईटी नाउ, स्वदेश के लिए। तो आपने देखी ग्राउंड रिपोर्ट अनुराग शाह की, और इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि कारोबारियों के पेटीएम का दूसरा विकल्प ढूंढने को लेकर किराना खबर की रिपोर्ट के बाद कंपनी एक्शन में आ गई है कि ट्रांजैक्शन में कोई अड़चने ना आए। पेटीएम ने अरविंद, स्मैश, बीबा जैसे बड़े ब्रांड्स के समर्थन का दावा किया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। चलते हैं अंकुर के पास। अंकुर, बताइए इस बाबत क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, पेटीएम पूरी कोशिश कर रहा है कि मर्चेंट्स उनके साथ बने रहें। आपको याद होगा एक रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया था कि 42% किराना स्टोर्स वाले बाकी ऐप्स की तरफ बाकी पेटीएम के अलावा स्विच कर रहे हैं। और इससे पहले भी CAIT ने डिक्लेयर किया था, एक एडवाइजरी जारी की थी कि जो मर्चेंट्स हैं वो बाकी ऐप्स पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे कंपनी का कहना यही है कि जो 29 फरवरी की डेडलाइन है उसके बाद भी सीमलेस ट्रांजैक्शंस बने रहेंगे। जहाँ पर भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एक पार्टनर है उसकी जगह दूसरे लेंडर को लाने की तैयारी है, ताकि फ्रंट एंड पे कस्टमर को कोई तकलीफ ना हो, मर्चेंट्स को कोई तकलीफ ना हो और किसी भी तरीके के नए सेटअप को करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। आपको याद होगा कि एक किराना क्लब की रिपोर्ट थी जिसमें बोला गया था कि 42% जो कस्टमर्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं किराना वाले। तो यहाँ पर अब कंपनी का इरादा यही है कि उदाहरण दिए जाए, किसी तरीके से मर्चेंट्स को रीच आउट किया जाए ताकि जो मर्चेंट्स दूर जा रहे हैं उनको वापस लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंकुर आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो ये पूरी बड़ी कवरेज हमारी पेटीएम को लेकर थी जिसमें हमने आपको तमाम बातें आपके सामने रखी। चलिए अब जरा बढ़ते हैं आगे और अब आर्थिक संकट से जूझ रही स्पाइस जेट की जरा खबर लेते हैं। एयरलाइंस मार्च तक 15% कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बड़ी चिंता की बात है, क्या इसकी तैयारी हो चुकी है? क्या अंदर खाने से खबरें आ रही हैं? स्पाइसजेट एयरलाइन ने हाल ही में 2250 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करी थी और फिलहाल एयरलाइन एक रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया से गुजर रही है। लेकिन सूत्रों की माने तो इस वक्त स्पाइसजेट एयरलाइन में छंटनी का दौर चल रहा है और मार्च महीने के अंत तक तकरीबन 15% जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं उनका 15% उनकी छंटनी की जा सकती है। और जिन पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो लगभग सभी वर्ग के लोग होंगे, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो, कैबिन क्रू हो या अन्य वर्ग। पायलट या को पायलट पे बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही कम संख्या में स्पाइसजेट एयरलाइन के पास में है। लेकिन इस वक्त स्पाइसजेट एयरलाइन में जबरदस्त छटनी होगी। 15% तक की छटनी मार्च महीने के अंत तक संभावित है कि ये हो जाएगी। फिलहाल एयरलाइन के पास तकरीबन 9000 एम्प्लॉयज़ हैं और एयरलाइन को उम्मीद है कि इस ले ऑफ से वो सालाना तकरीबन 100 करोड़ रुपए बचा पाएंगे। अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखें तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कोविड से पहले स्पाइसजेट एयरलाइन के पास 120 हवाई जहाज़ थे, वो 120 हवाई जहाज़ ऑपरेट कर रहे थे। तब उनके पास तकरीबन 10 से 12 हज़ार एम्प्लॉय स्ट्रेंथ था। लेकिन कोविड के बाद में न सिर्फ उनके हवाई जहाज़ ग्राउंडेड हुए बल्कि जो अभी ऑपरेशनल फ्लीट साइज़ है वो भी घट करके मात्र 30 रह गई है और इसमें 10 हवाई जहाज़ किराए के हैं, यानी कि टोटल जो फ्लीट साइज़ है स्पाइसजेट का वो 40 है। ऐसे में हाल में जब फंड रेजिंग एक्सरसाइज की गई इन्वेस्टर्स के साथ में तो ये भी अप्रोच लिया गया कि वो अपनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है उसको रैशनलाइज करेंगे और उसी दिशा में ये ले ऑफ देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो ये जो कड़े कदम या सख्त कदम है रिवाइवल के सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। आने वाले कुछ महीनों में इसी तरीके के और कदम उठते हुए स्पाइसजेट की तरफ से दिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्पाइसजेट CMD जो कि खुद एयरलाइन की तरफ से कि वो अपनी एयरलाइन के ऑपरेशनल पार्ट को और बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो चिंता की बात स्पाइसजेट के लिए, छटनी की यहां पर तैयारी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आमतौर पर अप्रैल में गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम महंगे हो जाते हैं, लेकिन इस बार आपके लिए थोड़ी राहत की खबर है। इस साल अप्रैल में थर्ड पार्टी प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं होगा और इस राहत के पीछे आखिर क्या वजह है ये हमारे सहयोगी अनुराग शाह बताने के लिए जुड़ चुके हैं। अनुराग, जरा बताएं कि आखिर किस तरह की खबर है, किस तरह की राहत है ये?
नया टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदने वाले या फिर अपनी गाड़ी का रिन्यूअल कराने वाले जो लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है। हर साल जो 1 अप्रैल से मोटर थर्ड पार्टी का प्रीमियम जो है रिवाइज होता है वो इस बार होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमूमन फरवरी के अंदर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जहां पर दरों को प्रस्तावित किया जाता है और फिर सुझाव मांगे जाते हैं और उसके बाद मार्च मिड तक नई दरें जो है वो ऐलान कर दिया जाता है। पिछले साल भी हमने देखा था कि मामूली बदलाव हुआ था, लेकिन इस बार है वो 1 अप्रैल से किसी भी तरह का बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके पीछे वजह ये है कि कंपनियों का एक तो क्लेम एक्सपीरियंस है वो बेहतर रहा है। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो ये नए दरों का ऐलान करती है, तो चुनावों को देखते हुए भी मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम के अंदर बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो भी गाड़ी सड़क पे चलती है, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ज़रूरी होता है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा सेगमेंट है। 20% कुल कारोबार जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का मोटर थर्ड पार्टी से आता है। 50,000 करोड़ की ये एक इंडस्ट्री है। लेकिन आम लोगों के लिए राहत की खबर है कि जो नई गाड़ी के लिए अगर आप टू व्हीलर ले रहे हैं तो 5 साल का एक साथ आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देना पड़ता है और फोर व्हीलर के लिए 3 साल का इंश्योरेंस देना पड़ता है। तो 1 अप्रैल से ये बदलाव होते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस काम की खबर को हमारे दर्शकों और निवेशकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो आपको बताएंगे बाजार में आज के एक्शन के बारे में, हर बारीक डिटेल देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सुबह भारतीय बाजार देखिए मजबूत खुले, उसके बाद जिस तरीके से कुछ अहम लेवल टूटे, निफ्टी में सबसे पहले मैं बात करूँ 21,800 के आसपास हम खुले थे, लेकिन उस लेवल पे हम सस्टेन नहीं कर पाए। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और वापस से हमने गिरावट देखने को मिली। अच्छी बात यह निफ्टी में आप देखेंगे तो 21,574 के आसपास का लेवल था जो आज का निचला स्तर है। 21,500 को कहीं ना कहीं निफ्टी ने सम्मान दिया। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? निफ्टी को अगर आप हटा के आप देखें ना तो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं बाजार के मूड को खराब किया। आज बैंक निफ्टी में हमने ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। आप निफ्टी में देखेंगे तो करीब 0.75% गिरावट है, लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखेंगे 1.5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी के जो लेवल्स की बात करें ना 45,748 का हाई था और आज का लो देखिए सीधे तौर पर 44,633 का, यानी कि जैसे ही 45,500 के नीचे गया गिरावट बढ़ी, फिर जो अगला सपोर्ट था 45,300 वो टूटा और गिरावट बढ़ी और 45,000 के नीचे जैसे ही गया कहीं ना कहीं तेज़ गिरावट देखने को मिली, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप वहीं पे देखने को मिल रहा था। बैंक निफ्टी ने ही कहीं ना कहीं बैंक का कह सकते हैं कि बाजार का मूड बिगाड़ा और वहाँ गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग में चाहे HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स हो, वहाँ तेज़ गिरावट देखने को मिली है। अब कुछ स्टॉक्स देखिए आज के बाजार में एक प्रशांत दिक्कत क्या थी, एक चिंता जो सामने निकल के आ रही है। सरकारी कंपनियों में ना वैल्यूएशन को लेकर लगातार चिंता है। आज हमने देखा कि सरकारी कंपनियों के शेयरों में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिलती है, चाहे वो तमाम शेयर हो, SGB हो, NHPC हो, IRCTC हो, REC हो, PFC हो, सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो। अब जो भी सरकारी कंपनी का नाम लेंगे ना सब में अक्रॉस द बोर्ड आज के ट्रेड में गिरावट देखने को मिली है। रियल्टी शेयर हमने देखा एक बड़ी रैली देखने को मिली थी, लेकिन आज वापस वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। खासतौर पर हाई बीटा नेचर का शेयर है। लोरा देखिए, फिनिक्स लैंड देखिए वहाँ गिरावट थी, DLF देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी देखिए, सब में गिरावट का रुझान देखने को मिला। एक और सेक्टर देखिए बैंकिंग शेयर की जैसे मैंने बात की, बंधन बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, इसमें मैक्सिमम आपको सीधे तौर पे बैंकिंग सरकारी कंपनियों, सरकारी बैंकों के जहां दबाव देखने को मिला। आज के बाजार में अगर एक सेक्टर नहीं चलता तो बाजार में गिरावट और बढ़ सकती थी, खासतौर पे निफ्टी में गिरावट बढ़ सकती थी। और निफ्टी की गिरावट को किसी सेक्टर ने थामने की कोशिश की है तो IT इंडेक्स है। आज के ट्रेड में देखिए तमाम IT स्टॉक्स में खरीदारी थी, IT इंडेक्स मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। कोफोर्स देखिए, L&T माइंट्री देखिए, विप्रो देखिए, सेलटेक देखिए, IT स्टॉक्स ने कम से कम बाजार के मूड को संभालने की कोशिश की। तो कह सकते हैं कि इस गिरते हुए बाजार में कोई सिल्वर लाइन था ना तो वो IT स्टॉक्स था। अब कुछ छोटे मझोले स्टॉक्स देखिए इस बाजार में भी ठीक है, चौतरफा बिकवाली थी, लेकिन कई सारे छोटे मझोले स्टॉक्स थे जिसमें खरीदारी देखने को मिली, जिसमें आप गोडसे फिलिप्स देख सकते हैं, वहाँ मजबूती थी। स्ट्राइड फार्मा, ग्लोबल हेल्थ जैसे स्टॉक जिसको हम मेदांता के नाम से जानते हैं, वहाँ भी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा जाइडस लैब, स्टार सीमेंट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा, बासफ इंडिया जैसे स्टॉक्स थे जहाँ खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा आप देखिए MRF जैसे स्टॉक्स, अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स, बाल्किन्स इंडस्ट्री जैसे स्टॉक जो टायर सेगमेंट में वहाँ खरीदारी थी, JBM ऑटो जैसे मिड कैप स्टॉक्स थे खरीदारी देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र बाजार के लिहाज से खराब था। कुछ इंपॉर्टेंट जो है सबके मंगलवार का सत्र मंगलमय रहने वाला है कि नहीं?
शुक्रिया करेंगे मनीष आपका बाजार की इन तमाम बड़ी बातों को, तमाम हाई पॉइंट्स को हाईलाइट्स करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। आयशर मोटर्स की तीसरी तिमाही के नतीजे कल आने वाले हैं। कैसे रहेंगे नतीजे, हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं इसे बताने के लिए। शरद, जरा बताएं आखिर क्या है आपकी फाइंडिंग्स? जी बिल्कुल, आयशर मोटर्स की बात करें तो हमने सीक्वेंशियल नंबर्स को चेक किया। यहाँ पे रेवेन्यू थोड़े म्यूटेड रह सकते हैं, लगभग 2% का गिरावट आ सकता है। मार्जिन सपाट रहने का उम्मीद है, लगभग 26% का आंकड़ा रहेगा। और पैट की बात करें तो 5% की गिरावट सीक्वेंशियली देखने मिल सकती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह रहेगा जो रॉयल एनफील्ड है उनके वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो सीक्वेंशियली थोड़ी गिरावट आएगी, ऑलमोस्ट 0.5%। बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो डोमेस्टिक वॉल्यूम में तो इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन मार खाया जाएगा वो है एक्सपोर्ट्स पे। अगर बात करें ओवरऑल तो जो मार्जिन्स आ रही है आपके रॉयल एनफील्ड की वो लगभग 28% का एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन जो प्रोडक्ट मिक्स का वीकनेस के कारण जो है थोड़ी सी मार्जिन्स में दबाव देखने मिल सकती है। अगर बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की तो यहाँ पे मार्जिन्स की इंप्रूवमेंट देखनी रहेगी। और ओवरऑल जो है अभी भी मिक्स सिग्नल्स लग रहे हैं पैट में, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स के अलग मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन 3 अहम बात होगी जो आपके अर्निंग्स को डिफाइन करेगी। सबसे पहला है प्रोडक्ट लॉन्चेस की क्या टाइमलाइन होने वाली है, स्पेशली प्रीमियम प्रोडक्ट्स को, रॉयल एनफील्ड को। इसके अलावा एक्सपोर्ट आउटलुक और जो कमर्शियल व्हीकल कमेंट्री है, जो कमर्शियल व्हीकल्स में क्या टर्न अराउंड हो रहा है, क्या बॉटम आउट देखने मिल रहा है हमें सीवी का अप साइकिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल आयशर मोटर्स की कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्निंग्स से इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई स्कीम बाजार में खुली हुई है। क्या इस स्कीम में निवेश करना चाहिए, साथ ही गोल्ड बॉन्ड की खूबियां क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, जरा बताइए गोल्ड बॉन्ड की ABCD सब कुछ, हर बारीक जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। गोल्ड बॉन्ड की सबसे अच्छी बात है कि ये इसमें जो आप जब भी निवेश करते हैं तो सालाना आपको 2.5% ब्याज मिलता है। तो ब्याज का कैलकुलेशन होता कैसे है, जब भी आप जिस भाव पे गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं उस भाव पर ही आपको ब्याज दिया जाता है। साल में 2.5%, हर 6 महीने पे 1.25% आपके खाते में सीधे ब्याज आ जाता है। गोल्ड के किसी भी दुनिया के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में फिक्स ब्याज FD की तरह ब्याज नहीं मिलता है। तो इसका फ़ायदा है, एक तो आपको ब्याज मिलता है, दूसरा फ़ायदा है जब गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तो उसके प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलेंगे। तो यहाँ पर इस बार का जो गोल्ड बॉन्ड है आज से जिसकी शुरुआत हुई है 16 फरवरी तक आपके पास मौका है, इसका भाव है 6267। अगर आप डिजिटल पेमेंट ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपए का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये तो भाव की बात हुई। आप खरीद कहाँ से सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए खरीदे, पोस्ट ऑफिस के जरिए खरीदे, अपने डीमैट अकाउंट के जरिए खरीदे। की अगर लिक्विड वॉल्यूम है तो कभी भी खरीद बिक्री, कभी भी एंट्री एग्जिट का भी विकल्प आपके पास इसमें मौजूद रहता है। कुछ और फायदे इसके गोल्ड बॉन्ड के ये है कि यहाँ पे आप फिजिकली जब भी आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो आपको 3% का GST भी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई GST नहीं देना पड़ता है क्योंकि ये पेपर फॉर्म में रहता है। और साथ ही आपको रखरखाव का टेंशन नहीं, यानी कोई भी स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगता, शुद्धता की कोई चिंता होती नहीं। तो तमाम ऐसे फायदे हैं जिस वजह से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं निवेश के लिए गोल्ड बॉन्ड को सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका। तमाम जो बारीक बातें हैं गोल्ड बॉन्ड से जुड़ी हुई वो विश्व मोहन ने आपके सामने रखी। चलिए अब जरा राजनीति की ओर शिफ्ट लेते हैं और बात बिहार की सियासत की, जहां नीतीश कुमार विश्वास मत की अग्नि परीक्षा पर खरे उतरे हैं। सरकार के पक्ष में 129 मत पड़े, जबकि विपक्ष ने जो है वो सदन से वॉकआउट किया। नंद किशोर यादव को नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अपने संबोधन में नीतीश ने कहा कि हम अब पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सबके हित में काम करेंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले से पटना में सियासी हलचल जारी रही और इस दौरान जमकर ड्रामा भी देखने को मिला, जहां आरजेडी के 3 विधायकों ने खेमा बदलकर सत्ता पक्ष का दामन थामा। अरे भाई, हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए।
अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे। चलिए इसी के साथ इस बड़ी खबर के साथ ही अब हम लेंगे विदा। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।